मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इवोल्यूशन सीरीज़ की तीसरी किस्त में, जिसमें आज हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन या फितरी चुनाव की। माइंड यू कि हम इवोल्यूशन जो कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट बुक बायोलॉजी है, मॉडर्न सिंथेसिस, नियो डार्विनिज्म, उसकी बात कर रहे हैं। अब तक हमने बात की है जो इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, और उसके बाद हमने बात की है जो जीन्स की म्यूटेशन है, और आज हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन। कहानी कुछ इस तरह से है कि कुछ बेनिफिशियल म्यूटेशंस होती हैं हमारे जेनेटिक मेकअप में, और फिर नेचर उनको प्रिजर्व करती है, एंड दिस इज़ हाउ इवोल्यूशन वर्क्स। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ही ऐसा होता है? आज की इस किस्त में हम ये देखना चाहेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन क्या वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है जो कि इवोल्यूशन की थ्योरी पॉजिट करती है। नियो डार्विनिज्म ओनली ट्रूथ पे बेस्ड है, यानी कि जो कुछ इस पे कहा गया है वही हकीकत है। तो जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि जो दुनिया भर में चीज़ें हो रही हैं उनको हम परखें इवोल्यूशन की रोशनी में, या आप ये कह लें कि इवोल्यूशनरी क्लेम्स को हम परखें उनकी रोशनी में, और देखें कि क्या कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो कि इस एवोल्यूशनरी एलिजिड मैकेनिज्म से एक्सप्लेन नहीं हो रही। और अगर वो सारी की सारी हो रही हैं तो फिर ये नज़रिया बिल्कुल ठीक है, और अगर वो नहीं हो रही हैं तो फिर इसका मतलब है कि इस नज़रिए में साइंसी नकाइस हैं। आज 5-6 ऐसे हकाइक और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसकी रोशनी में हम इवोल्यूशनरी क्लेम्स को जज करेंगे, और ये देखेंगे कि क्या ये मज़ाहिर, ये फिनोमेना इवोल्यूशन से एक्सप्लेन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जब मैं कह रहा हूँ इवोल्यूशन, तो ऑब्वियसली आज की किस्त के हवाले से मेरी मुराद है नेचुरल सिलेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट और न्यूट्रल थ्योरी की। जेनेटिक ड्रिफ्ट बुनियादी तौर पे इसका मतलब ये है कि वो बहुत सी म्यूटेशंस जो कि वजूद पजीर होती हैं, लेकिन वो लिटरली हालात की नज़र हो जाती हैं। पहले तो वो एक प्योर रैंडम चांस है अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी क्लेम्स कि वो अपेयर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जब वो हो जाती हैं तो फिर वो रैंडम ड्रिफ्ट का शिकार हो जाती हैं, विच मीन्स कि वो अगली नस्ल तक नहीं जा सकती हैं। अगर अगली नस्ल तक नहीं जा सकती हैं, जो हमने पिछली किस्त में भी ये बात कही थी, तो इसका मतलब ये है कि नेचर के पास सेलेक्ट करने को बहुत कम पीछे रह जाता है। यहाँ पे मैं ये चीज़ दोबारा से मैं याद दिलाता चलूँ कि जो क्लासिकल डार्विनिज्म है वो सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन पे था। जो चीज़ ख़ुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेती थी, जो भी नौ, जो भी स्पीशीज़, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था नेचुरल सिलेक्शन, जस्ट एज अ पैसिव फ़िल्टर, कोई एक्टिव मैकेनिज़्म नहीं था। लेकिन अब जबकि हम नियो डार्विनिज्म या जेनेटिक माफ़ी चाहता हूँ जो मॉडर्न सिंथेसिस है उसके दौर में रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो म्यूटेशंस जो बेनिफिशियल हैं नेचर उनको प्रिजर्व करेगी। पर जेनेटिक ड्रिफ्ट का तो मतलब ये है कि वो 99% अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज़ वो तो गायब हो जाती हैं, तो फिर सेलेक्ट करने को पीछे रह किया जाता है। दैट्स प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, द न्यूट्रल थ्योरी, यानी कि बहुत सी हमें ऐसी जीन्स में हमें ऐसे तगयुरात मिलते हैं कि जो नेसेसरली कोई उस स्पीशीज़ की सर्वाइवल फिटनेस में कोई इजाफा नहीं करती हैं। स्पीशीज़ फिर भी सर्वाइव करती हैं, लेकिन वो अगर जो तगयुरात हैं अगर ना भी हों तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि वो वकूअ पज़ीर हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे इंसानी शऊर। नाउ इंसान की सर्वाइवल के लिए इंसानी शऊर की कोई ज़रूरत नहीं है, इस ज़मीर की जो कि अखलाकियात के ऊपर जजमेंट देता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ तक इवोल्यूशन का ताल्लुक है, हम में और जानवरों में कोई फ़र्क तो है नहीं। तो अगर जानवरों में वो मॉरल बेसिस नहीं है जो हम में है, और वो भी सर्वाइव कर रहे हैं और हम भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ तक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ताल्लुक है, जो कि यकीनी तौर पे डार्विन का अपना नज़रिया नहीं था, लेकिन जो हमारी कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि जो फिटेस्ट होगा, यानी कि जो बेस्ट तरीके से अडेप्ट कर पाएगा वही सर्वाइव करेगा। तो ये इंसानी शऊर, इंसानी ज़मीर, ये मॉरल जजमेंट्स, ये तो इंसानी बका के लिए ज़रूरी नहीं है। तो फिर ये क्यों पाई जाती हैं? क्या इनका इर्तका हुआ है? अगर इनका इर्तका हुआ है तो वो कौन सी ऐसी जीन्स थीं जिनको नेचर ने सिलेक्ट किया? और अगर इनका इर्तका नहीं हुआ तो फिर क्या कोई ऐसा हायर सिस्टम है जिससे हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिसका हमारी बायोलॉजी में कोई ताल्लुक नहीं है? और अगर कोई ताल्लुक नहीं है और वो वजूद भी रखते हैं, तो ये चीज़ तो फिर इवोल्यूशन, पर्टिकुलरली नेचुरल सिलेक्शन के दावे से तो एक्सप्लेन होता ही नहीं है। तो फिर हम कैसे मान सकते हैं कि जितना भी तगय्युर है, जिस तरह का भी तगय्युर है, वो रैंडम म्यूटेशंस और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है? दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। और मैं चाहूँगा कि वो लोग जो इवोल्यूशन को, पर्टिकुलरली जो डार्विन का जो नियो डार्विनिज्म है, इसको ठीक समझते हैं, वो इस सवाल का जवाब हमें ज़रूर दें। आगे बढ़ते हैं एपी जेनेटिक्स
की तरफ। एपिजेनेटिक्स मीन्स के जीन्स के ऊपर ऊपर एक चीज़, ये उसका ऑलमोस्ट लिटरल मतलब है, लेकिन जो इसका बायोलॉजी में मतलब है वो ये है कि जीन्स मुख्तलिफ हालात में ख़ुद को मुख्तलिफ तरह से एक्सप्रेस कर सकती हैं। सो कोई ज़रूरी नहीं है कि जब जीन्स में एक कोई पर्टिकुलर कोई तगय्युर आएगा, कोई म्यूटेशन आएगी तो उसका एक ही मतलब होगा। उसकी कई तशरीहात हो सकती हैं, उसके कई इजहारिये हो सकते हैं, मैनिफेस्टेशन उसकी डिफरेंट तरह से हो सकती है। अगरचे एपिजेनेटिक्स को न्यो डार्विनिस्ट्स ने डिस्क्रेडिट किया हुआ है और उसको वो ठीक नहीं समझते, क्योंकि उसका ताल्लुक वो लामार्क की जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उससे जोड़ देते हैं। लेकिन इस दुनिया में कई मिसालें ऐसी हैं जहाँ पे हमें एपिजेनेटिक्स इन प्ले नज़र आती है और नेचुरल सिलेक्शन उसका कोई उसकी वजाहत नहीं देती कि ऐसा क्यों हुआ। माइंड यू, नेचुरल सिलेक्शन में चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तगैर पजीर होती हैं। इट्स फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी तब्दीलियाँ होती हैं जेनेटिक लेवल पे जो नेचर सेलेक्ट करती रहती है और इस तरह से नई स्पीशीज़ बनती हैं। लेकिन हम क्या कहें उस वक्त जब कोई ऐसी तब्दीली जो एक नस्ल में आती है और साथ वो अगली नस्ल में पहुंच जाती है, इसको डार्विनियन इवोल्यूशन एक्सप्लेन नहीं करती, और यही वजह है कि लामार्कियन थ्योरी को ये लोग रिजेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम इसको इन प्ले देखते हैं इन अ वे कि एक तब्दीली किसी भी वजह से एक जनरेशन में आई और वो अगली जनरेशन में भी आ गई। मिसाल के तौर पे जो क्लेम है भी जेनेटिक्स का वो ये है कि या अगर हम लमार्क की बात करें कि अगर कुछ ऐसे ज़राफ़े हैं कि जो अपनी गर्दन को उन्होंने लंबा कर दिया स्ट्रेच कर करके, यानी कि वो दरख्तों तक पहुंचना चाहते थे, शाखें उनसे ज़्यादा ऊंची थीं और वो उन तक पहुंचना चाहते थे। इस कोशिश के नतीजे में उनकी गर्दनें कुछ लंबी हो गईं, तो अब जिनकी गर्दनें लंबी हो गई हैं उनके बच्चों की गर्दनें भी लंबी हो गईं। ये दिस इज़ लमार्क। डार्विनिज़्म इसको रिफ्यूट करता है, कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, इसलिए कि सिर्फ जो बेनिफिशियल म्यूटेशंस हैं वो आगे जाएंगी। जो आपने एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि वो चीज़ें जो आपने अपनी ज़िंदगी में एक्वायर की हुई हैं, वो ज़रूरी नहीं कि आगे जाएं। पर हियर इज़ द प्रॉब्लम, द डच हंगर विंटर, दूसरी जंग अज़ीम के अवाखिर में बहुत शदीद जर्मन ब्लॉकेड की वजह से नेदरलैंड्स में इस लेवल का वहाँ पे फेमिन होता है, इस लेवल का कहत वहाँ पे होता है कि लोग जानवरों का खून पीने तक भी मजबूर हो जाते हैं, इसलिए कि खाने पीने को कुछ नहीं बचा था। अब यहाँ से जो सिचुएशन है बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। साइंसदानों ने ये ऑब्जर्व किया कि उस फैमिन के बाद जो बच्चे पैदा हुए, यानी कि जो प्रेगनेंसीज ऑलरेडी मौजूद थी उस फैमिन के अंदर, उस कहत के अंदर, उनमें जो बच्चों की डिलीवरी हुई उनमें चेंज क्या है। एंड व्हाट दे फाउंड आउट इज़ कि वो बच्चे जो प्रेगनेंसी की बिल्कुल अर्ली स्टेज में थे जब कहत हुआ, तो उनके वज़न नॉर्मल थे, उनका साइज़ नॉर्मल था। लेकिन वो बच्चे जो प्रेगनेंसी की लेट स्टेज में थे, पैदाइश के बाद, वो एवरेज बच्चों से कम थे। और यहाँ तक ये बात समझ में आती है कि ज़ाहिर सी बात है कि जब एक सर्टन ग़िज़ा बच्चे को चाहिए होती है और प्रेगनेंसी की लेट स्टेज पे अचानक वो मिलना बंद हो जाए तो बच्चे की डेवलपमेंट पे असर होता है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन अचंभे की बात ये है कि वो बच्चे जो अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में थे, जब उनकी विलादत होती है तो बड़े होके वो ज़्यादा ओबेसिटी, यानी कि ज़्यादा जो वज़न का ज़्यादा बढ़ जाना है, वो उसका शिकार हुए। जो दूसरे बच्चे हैं लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी वाले, वो जो ओबेसिटी है उसकी तरफ ज़्यादा वो उसका शिकार नहीं हुए। एंड व्हाट इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग कि इन बच्चों में जो इस कहत के फ़ौरन बाद पैदा होते हैं, उनमें जो फीमेल बच्चियां हैं, उनके पहले बच्चे भी अपनी माओ की तरफ थे, यानी माओ की तरह थे। उनका भी जो साइज़ है और उनकी जो उनके शिकार होने का रेट है ओबेसिटी का, वो भी एग्जैक्टली वही था। वाई? इसलिए कि उनकी वालदा की वालदा ने कहद सफ़र किया था। अब नेचुरल सिलेक्शन इसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करती, इसलिए कि इस तरह की तब्दीली तो नस्लों बाद जाके होती है, आहिस्ता आहिस्ता फ्लैटिक ग्रेजुएशन से। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि एक नस्ल दूसरी नस्ल और दूसरी नस्ल का इफेक्ट फिर तीसरी नस्ल में जा रहा है। There is absolutely no way by which this can be explained by natural selection. At the same time, एक मुर्गियों का तजर्बा बहुत एक मशहूर तजर्बा है कि वो मुर्गियाँ जिनके दिन रात उल्टे सीधे कर दिए गए, यानी कि रात में उनको रोशनी ऑन कर देना और दिन में उनको अंधेरे में डाल देना, और उन मुर्गियों से जो अंडे हुए, उन अंडों से जो बच्चे निकले, वो भी उसी पैनिक का शिकार थे जिस पैनिक का उनके वालिदैन शिकार थे, इसलिए कि उनके दिन रात आपस में मिक्स कर दिए गए थे। अगेन, नेचुरल सिलेक्शन इसको कतई तौर पे एक्सप्लेन नहीं करती है।
नेचुरल सिलेक्शन के लिए अगला बड़ा प्रॉब्लम है स्पीसिएशंस का। स्पीसिएशन कहते हैं किसी नई किसी नई स्पीशीज़ के वजूद में आने को। ना इसमें कोई शक नहीं है कि छोटी छोटी चेंजेस हम देखते हैं इंसानों में, सब इंसान इंसान ही होते हैं, लेकिन कहीं किसी इलाके में उनके कद ज़्यादा होंगे, कहीं उनके कद छोटे होंगे, कहीं रंग गोरा होगा, कहीं काला होगा, एंड सो फोर्थ। इस तरह के तगय्युर हम देख सकते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक स्पीसिएशन से नहीं है। स्पीसिएशन क्या है? वेल, एक नई स्पीशीज़। और नई स्पीशीज़ क्या है? अगर आपने पिछली किस गौर से देखी होगी तो आपको याद होगा कि स्पीशीज़ कहते हैं, या एटलीस्ट जो डेफिनेशन स्पीशीज़ की जो ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि दो ऐसे जानदार जो आपस में ब्रीड कर सकें और ऐसे बच्चे को पैदा कर सकें जो अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लायक हो, तो ऐसे दो जानदार एक स्पीशीज़ के अंदर होंगे। अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर वो दो अलहदा-अलहदा से स्पीशीज़ होंगी। नाउ इवोल्यूशन में कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए, इवन जेनेटिक लेवल पे भी कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जो हमें ये बता सके कि ये नई स्पीशीज़ किस तरह से आती है। यानी ये सिंपल सी बात कह देना कि वो छोटी-छोटी तगय्युरात होते रहते हैं और नई स्पीशीज़ वजूद में आ जाती है, ये कोई साइंसी क्लेम नहीं लगता है। ये कोई उम्र व यार की कहानी लग सकती है, ये कोई देव-महालाई दास्तान लग सकती है, लेकिन साइंस में आपको सबूत देना होता है। और हमें ये पता है कि जो एग्जिस्टिंग किसी भी जानदार का एक मेकअप है, उसके अंदर अगर आप तब्दीली लेके आते हैं, तो अगरचे आप तब्दीली लेके आ सकते हैं, लेकिन वो तब्दीली अगर आप खुद लेके आते हैं, आम तौर पे वो तब्दीली उसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। जैसे कि फ्रूट फ्लाई का तजर्बा हम जानते हैं कि एक सिंगल जीन की जो चेंज हुआ, उससे उस मक्खी के 2 के बजाय 4 पर उसके हो गए, यानी कि एक एडिशनल पेयर ऑफ विंग्स उसका ग्रो कर गया। अब इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से स्ट्रेट वे। नंबर 1 तो ये कि अगर ये ग्रेजुअल फाइलेटिक जो ग्रेजुअलिज़्म है, फाइलेटिक ग्रेजुअलिज़्म, अगर हम उसकी बात करें, तो उसके तहत तो ये एक छोटे से तब्दीली से जो जीन्स में हुई है, ये एडिशनल पेयर ऑफ विंग्स, एडिशनल पर उसके, ये नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि ये कोई ग्रेजुअल चेंज की हम बात कर रहे हैं, ये तो ग्रेजुअल नहीं है, ये तो एक सब्सटेंशियल चेंज है और सडन चेंज है। और दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये है कि जिन लेबॉर्ट्रियों में ये तजर्बा किया गया, वहाँ तो एक पूरा एपरेटस रखा गया, पूरी मशीनरी रखी गई, इंतहाई इंटेलिजेंट साइंसदान रखे गए जिन्होंने इस सारे प्रोसेस को इंटेलिजेंटली डिज़ाइन किया। जबकि आपका दावा ये है कि इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, सब रैंडम है, स्टोकेस्टिक है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, नई स्पीशीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है कि जब एक नई स्पीशीज़ बनती है तो उसके लिए एक डिफरेंट सेक्सुअल सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। देयर इज़न्ट मच एट द जेनेटिक लेवल जो एक्सप्लेन कर सके कि नेचर किन किन जीन्स को चूज़ करती है या प्रिजर्व करती है, जिससे एक नई स्पीशीज़ का वजूद में आ जाती हैं। देयर इज़न्ट एनीथिंग इन साइंस लाइक दैट। अगर कोई है तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे वो दोस्त जो एवोल्यूशन को ठीक समझते हैं, वो हमें ज़रूर बताएं कि वो क्या है। नेचुरल सिलेक्शन के लिए जो शायद सबसे मुश्किल सवाल है वो ये है कि आखिरकार ये प्रिडिक्ट कैसे करती है कि किस म्यूटेशन को उसने प्रिजर्व करना है और किसको नहीं करना है। अगेन, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं जो क्लासिकल डार्विनिज्म है उससे, कि उसमें नेचुरल सिलेक्शन कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं था, लेकिन अब जबकि हम समझते हैं कि जेनेटिक चेंजेस हैं जो बेनिफिशियल होती हैं वो सिलेक्ट होती हैं, हाउ डज नेचर गेट टू डिटरमिन दैट। ये अभी इस पे मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जो इस पे फ़िलोसॉफ़िकल प्रॉब्लम्स हैं एवोल्यूशन पे, उस पे हम ज़्यादा तफ़सील में बात करेंगे इससे कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे इन चीज़ों का जवाब नहीं देती है। बट फॉर नाउ इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, बिकॉज़ देयर इज़ लॉट मोर टू कम इन द नेक्स्ट एपिसोड, प्रोबेबली वन आफ्टर दैट। लेकिन ये एक सवाल के तौर पे ये बात मैं आपके साथ छोड़े जा रहा हूँ। आखिर में अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमारे इवोल्यूशनिस्ट भाई बहनें कितनी स्ट्रगल करते हैं जब उनसे इवोल्यूशन, पर्टिकुलरली नेचुरल सिलेक्शन पे बात की जाती है, तो फिर होता क्या है। ये शो एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमारी बात यहाँ तक आई है कि आपने बताया है कि नेचर जो है वो इंटेलिजेंट होती है और मैंने ये वो नहीं अपने आप कहा को ठीक
नेचर जो है अनइंटेलिजेंट उसके होती पीछे नहीं होती है। नेचर ना इंटेलिजेंट अच्छा होती है, ठीक ना है, अनइंटेलिजेंट होती है, नेचर तो ब्लाइंड क्या होती होती है। है? नेचर जो होती है वो अपने आप को एक प्रोसेसेस के ब्लाइंड ज़रिए पर्सन भी करती इंटेलिजेंट हो है, सकता है। ठीक ब्लाइंडनेस है? डज़न्ट मीन कि ये लैक बिल्कुल ऑफ ऐसा इंटेलिजेंस। सवाल है, क्या आपने अपनी बीवी से मार खाना छोड़ दी है? इसका जवाब ना आप हाँ में दे नहीं, सकते हैं, नहीं, ना में दे वो सकते हैं, ठीक वो है? डबल टैग क्वेश्चन नेचर जो होता है, मैं उसके बाद नेचर ये तो एग्ज़ैक्टली सिंपल नेचर जो है क्वेश्चन ना है। ब्लाइंड है, नेचर ना इंटेलिजेंट है। नेचर जो है अपने आप को एक्सपेरिमेंट करती है कि मैंने इस स्पीशीज़ अनइंटेलिजेंट है। नहीं, नेचर जो है वो अपने आप को अनइंटेलिजेंट स्पीशीज़ नहीं है, के इंटेलिजेंट अंदर भी नहीं है। मुख्तलिफ मॉडल्स ट्राई करती है, फिर उसे पता चलता है कि ये मॉडल जो है वो परफेक्ट है सर्वाइवल के लिए। राइट, ओके, लेट मी गेट दिस कि नेचर वो जो मॉडल तैयार करती है, वो इंटेलिजेंटली करती है या अनइंटेलिजेंटली करती है? वो ब्लाइंडली करती है। ब्लाइंडली डज़न्ट मीन कि वो अनइंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट है। एनी पर्सन कैन मैं बी अपनी मैं ब्लाइंड एंड एग्ज़ैक्टली इंटेलिजेंट एट द इसके सेम अंदर टाइम। इंटेलिजेंस और अनइंटेलिजेंस का जो लफ्ज़ है वो इर्रेलेवेंट है। नेचर जो है वो स्पीशीज़ के अंदर ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को ब्लाइंडली परफेक्ट करती है। इंटेलिजेंट जो ब्लाइंडली है वो परफेक्ट करती लेकिन जो ब्लाइंडली परफेक्ट परफेक्ट करती करती है। है तो वो फिर और नेचर कोई जो पैसिव फ़िल्टर तो नहीं है ना? नेचर एग्ज़ैक्टली पैसिव फ़िल्टर तो नहीं है। जिन बच्चों को थैलेसीमिया होता है, हेमोफीलिया होता है या पैसिव फ़िल्टर जेनेटिक नहीं है। डिसऑर्डर्स मेरे होते पास हैं, अब वो ऐसा मर जाते प्लीज़, हैं, प्लीज़ उनके टाइम जीन्स टाइम पास कम में है। नहीं मेरे होते। पास टाइम कम है, अब ज़ाया ना करें। मुझे बताइए कि नेचर आप ये कह रहे हैं कि पैसिव फ़िल्टर नहीं है। नेचर जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए स्पीशीज़ के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को टेस्ट करती है और जो ऑर्गन्स की एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए। फंक्शनिंग जो है एग्ज़ैक्टली नेचर के पास इंटेलिजेंटली कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट टूल करती नहीं है। नेचर ने कभी दावा नहीं किया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम और ऑब्वियसली साथ ही नॉट। फिर आई ताल्लुक़ एग्री के विद दैट। बच्चे भी पैदा कर दे। आई एग्री विद दैट कि वो नहीं या करती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखिए 2 ही चीज़ें हैं ना कि इट्स आइदर इंटेलिजेंट और इट्स नॉट। आप नहीं नो जवाब देना चाहते हैं कि हमें नहीं देना चाहता।